वेलकम बैक। और अभी तक हमने इंटरप्रिटेशन में 2-3 क्लासेस कर लिए हुए हैं। हमने जनरल उसके रूल्स समझे हैं, उसके इम्पोर्टेंस को समझा है, उसके मीनिंग को समझा है, और फिर हमने 2 रूल्स भी समझे हैं जिसमें हमने लिटरल रूल और मिस्चिफ रूल समझा है। ये रूल्स हमें क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं इंटरप्रेट करने के लिए। जब भी कभी कोई एक्ट के सेक्शंस को हमको इंटरप्रेट करना है फॉर द पर्पस ऑफ अ सेक्शन, फॉर अ पर्पस ऑफ अ केस, तो हम उसको इंटरप्रेट करने के लिए कुछ रूल्स अप्लाई करते हैं। तो उस रूल्स को समझने के क्रम में हमने लिटरल रूल और हमने मिस्चिफ रूल समझ लिया है। ये तीसरा अगेन इम्पॉर्टेंट रूल है जिसका नाम है गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। ये एक इम्पॉर्टेंट रूल है आफ्टर लिटरल रूल। और लिटरल रूल क्योंकि नाम से समझ में आया था आपको, और आपने बहुत सारे केसेस और उसके डेफिनेशन को समझा था, मीनिंग को समझा था, तो वो जो वर्ड्स हैं उसको जैसे हैं वैसे इंटरप्रेट करके हम डिसाइड कर लेते हैं अपॉन अ सर्टेन केस। पर गोल्डन रूल जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। लेट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग। कई बार ऐसा होता है कि जब हम इंटरप्रेट कर रहे हैं लिटरली, देखिए जब आप सब रूल्स और सब इम्पोर्टेंट पॉइंट समझ लेंगे तो आप ये बात समझेंगे कि सबसे पहले हमें लिटरल रूल ही अप्लाई करना है। जब लिटरल रूल से बात नहीं बनती है या फिर वो ऐसा डेफिनेशन से ऐसा समझ में आता है कि जो इंटरप्रिटेशन होगा वो एक एब्सर्ड होगा उसका रिजल्ट, उस समय या फिर जो एम्बिगुअस हो गया, वेग हो गया, मिसलीडिंग हो गया, तो वो जब स्ट्रिक्ट लिटरल रूल का इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं वो फेल कर जाएगा, क्योंकि दैट इज़ नॉट द पर्पस ऑफ जुडिशियरी और द जजमेंट। तो उन सब सिचुएशन में हमें क्या करना होता है, हम बाकी चीज़ों को देखते हैं एज अ रूल। तो हमारा सबसे पहला नियम यह है कि हम लिटरल रूल को ही अप्लाई करें। जब अप्लाई करने के बाद कुछ एम्बिग्विटी आ जाती है या वेगनेस आ जाता है या फिर जो डिसीजन होगा वो मिसलीडिंग डिसीजन होगा, एब्सर्ड रिजल्ट आएगा, तो फिर हम उसको हटा देते हैं, कहते हैं नहीं हमें लिटरल रूल नहीं करना है। तो फिर हम नेक्स्ट हम क्या देखने जाते हैं कि क्या गोल्डन रूल से इंटरप्रेट करेंगे तो वो डिसीजन सही आएगा। तो यही होता है गोल्डन रूल का पर्पस, कि जब लिटरल रूल फेल करता है तो हम गोल्डन रूल की तरफ जाते हैं। तो ग्रे वर्सेस पीटरसन केस में इसमें वेलेंस्ले डेल ने कहा द ग्रामेटिकल एंड ऑर्डिनरी सेंस ऑफ द वर्ड इज टू बी एडहर्ड टू, यानी कि इंटरप्रेट करना है तो सबसे पहले आप लिटरल रूल जो कि ग्रामेटिकल और ऑर्डिनरी सेंस को अप्लाई करते हुए कहा जाता है उसको देखिए। लेकिन जब आप उसको देखते हैं तो एब्सर्डिटी आ जाती है या रिपग्नेंस आती है या इनकंसिस्टेंसी आती है। किससे इनकंसिस्टेंसी आती है, जो पूरा एक्ट है, एक्ट का जो बेसिक सोल है, अगर उससे इनकंसिस्टेंट हो जाता है, अगर लिटरल रूल अप्लाई करें तो हम लोग उससे अलग होते हैं, हम उसको मॉडिफाई करते हैं। और मॉडिफाई क्यों करते हैं, ताकि एब्सर्डिटी हट जाए या फिर जो इनकंसिस्टेंसी है रेस्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट के साथ वो हट जाए। बट उसके बियॉन्ड हमको इसमें नहीं जाना है, बस वहीं तक हमें ये सोचना है कि हम एब्सर्डिटी और इनकंसिस्टेंसी को वहाँ तक हटा रहे हैं जहाँ तक वो एक जो रिजल्ट आ रहा है वो रिजल्ट जो है वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं चला जाता है इंस्ट्रूमेंट से। तो इसके मीनिंग को इस पर्टिकुलर केस में बेक वर्सेस स्मिथ में भी बात की गई है इसके बारे में, और कहा गया है बाय जस्टिस पाके क्या it is a very useful rule in the construction of a statute to adhere to the ordinary meaning of the words used and to the grammatical construction unless that is at variance with the intention of the legislature to be collected from the statute itself or leads to any manifest absurdity or repugnance, in which case the language may be varied or modified so as to avoid such inconvenience and no further। तो इन्होंने इसको क्लियरली कहा है कि भाई आप इसको इससे दूर मत ले जाइए, आप जो लेजिस्लेचर में दिया हुआ है उसके एसेंस को पकड़ना है, लेकिन उसके एसेंस को सिर्फ लेजिस्लेचर से ही पकड़िए, आप कहीं बाहर इधर उधर की दुनिया से या फिर एक्सटर्नल एड से नहीं, इंटरनल एड से ही पकड़िए कि उसका एसेंस क्या रहा है। अब उन्होंने एक एग्जाम्पल में बताया, जैसे कि डू नॉट यूज लिफ्ट्स इन केस ऑफ फायर। अगर ये लिखा हुआ है तो ये साइन का क्या मतलब होता है, अगर मैं लिटरली इसको इंटरप्रेट करूं तो जब भी फायर हो आप लिफ्ट यूज मत कीजिए। बट क्या मतलब है इसका मतलब ये है कि जब आपके नियर बाय एरिया में, विसिनिटी में, उस पर्टिकुलर बिल्डिंग में फायर हो गया हो,
उस समय लिफ्ट यूज़ करना ठीक नहीं है, उस वक्त आप स्टेयर्स से जाइए। तो अगर मैं लिटरली इंटरप्रेट करूँ तो बात कुछ और समझ में आती है, बट हमें ये समझ में आता है कि नहीं, ये वो सेंस नहीं है इनका कहने का। उनका कहने का मतलब है कि जब नियर बाय एरिया में फायर हो तब आप लिफ्ट को यूज़ ना करें। सो लेट्स लुक एट सर्टेन केसेस। कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं जिनको हम देख के समझ पाएंगे कि ये केस क्या कहना चाह रहा है, या इस केस के थ्रू हम समझेंगे कि गोल्डन रूल में व्हाट इज द स्पेसिफिक रूल। तो ली वर्सेस नैप केस है, ये 1967 का केस है। इसमें इसको हिट स्टॉप रन केस भी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू द रोड ट्रांसपोर्ट एक्ट 1960, उसमें सेक्शन 77(1) ये कहता है कि जब किसी ड्राइवर से कुछ एक्सीडेंट हो जाए रोड पर तो उसका ये फर्ज बनता है या उसको रुकना है, और रुकने के बाद वो फिर जाएगा, तब वो भागेगा, या उसको एक्चुअली हिट के बाद स्टॉप एंड देन ही हैज टू रन। तो इस पर्टिकुलर केस में क्या हुआ था कि वो ड्राइवर ने हिट किया, पर वो 1 सेकेंड रुककर या बहुत कम देर के लिए रुककर वो फिर वापस भाग गया, चला गया। तो यहाँ पर अगर हम कहें तो उसने एक्ट के जो सेक्शन है उसको एक्चुअली ओबे किया है। ऐसा नहीं है कि उसके अगेंस्ट गया है, वो उसने उसको फॉलो किया है। लेकिन अगर हम लिटरल रूल अप्लाई नहीं करके ये समझे कि गोल्डन रूल अप्लाई करते हैं यहाँ, तो अभी ये समझ में आता है कि द सेंस वाज दैट ही नीड्स टू एक्चुअली स्टॉप एंड देन मूव अहेड, ताकि वो देख सके कि कुछ प्रॉब्लम हुई हो, या फिर जिसे हिट किया है उसको कुछ हेल्प की ज़रूरत है, या मे बी उसको कुछ रिक्वायरमेंट है, या जो आसपास के लोग हैं वो आके नेसेसरी इंक्वायरी कर सकें कि क्या हुआ, उसे छोड़ना है या नहीं छोड़ना है। ये सब चीज़ें अप्लाई करती हैं, तभी उनको स्टॉप करने के लिए कहा गया है। बट देन ही डिडंट स्टॉप, ही जस्ट स्टॉप फॉर अ सेकेंड, तो पर्पस आपका वहाँ फेल हो जाता है। So that is why this particular section was not ascertained on the basis of literal rule. अगर हम दूसरा केस देखें, एडलर वर्सेस जॉर्ज 1964 का केस है। इस केस में देयर वाज वन स्पेसिफिक सेक्शन व्हिच वाज सेइंग दैट अगर इट वाज ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1920, जिसमें ये कहा गया था कि जो हर मैजेस्टी का जो फोर्सेस हैं वो अगर किसी चीज़ में इंगेज्ड हैं, कुछ स्पेसिफिक सिक्योरिटी ड्यूटी में इंगेज्ड हैं, तो विसिनिटी ऑफ दैट प्रोहिबिटेड एरिया में किसी को भी आने के लिए अलाउड नहीं है जो कि ऑब्स्ट्रक्ट कर सके उन फोर्सेस के पर्पस को या सिक्योरिटी ड्यूटी को। तो इस पर्टिकुलर केस में क्या हुआ कि एडलर जो है वो ही गेन्ड एक्सेस टू आरएएफ स्टेशन, यानी कि वो विसिनिटी प्रोहिबिटेड प्लेस के बाहर नहीं, प्रोहिबिटेड प्लेस के अंदर, यानी जिस पर्टिकुलर स्टेशन में ये लोग बैठे थे या जो ये ड्यूटी कर रहे थे, और उसने वहां पहुंचकर हर मैजेस्टी के फोर्सेस को उसने ऑब्स्ट्रक्ट भी किया उसके काम को, उसकी सिक्योरिटी ड्यूटी में वर्क करने में। अगर हम इसके लिटरल रूल को अप्लाई करते हैं इस पर्टिकुलर सेक्शन को, तो ये कहा जा रहा है इन द विसिनिटी ऑफ द प्रोहिबिटेड एरिया। ये कहा नहीं गया कि नॉट ऑन द प्रेमाइसेस। तो यहाँ पर ये बंदा जो है एडलर, ये कहाँ है, ये उनके प्रेमाइसेस में है। तो ये अगर हम लिटरल रूल अप्लाई करते हैं तो पर्पस यहाँ फेल हो जाता है, क्योंकि ऑल्दो तो उसने ऑब्स्ट्रक्ट किया, उसने एक्चुअली कहा जाए तो उसने लॉ को तोड़ा है। लेकिन अगर हम लिटरल रूल अप्लाई करें तो फिर वो तो विसिनिटी में नहीं था, वो तो सीधे के सीधे उसी स्टेशन पर पहुंचा हुआ था। तो क्या वो अप्लाई करके हम उसको छोड़ दें? देन द कोर्ट हियर एक्चुअली सेट असाइड द लिटरल रूल, और उसने कहा कि भाई अगर हम लिटरल रूल अप्लाई करते हैं तो इसका एब्सर्ड या फिर वेग आपका इसका रिजल्ट आता है, इंटरप्रिटेशन होती है, इसलिए हम गोल्डन रूल अप्लाई करते हैं। और गोल्डन रूल अप्लाई करके हम ये समझते हैं कि यहाँ पे ऑन या नियर द प्रोहिबिटेड एरिया कहा जाए, क्योंकि जब वो प्रोहिबिटेड एरिया में भी पहुँच गया तो भी उसने सिक्योरिटी फोर्सेस के जो काम है उनको उसने डिस्टर्ब किया। सो द गोल्डन रूल वॉज अप्लाइड एंड द डिफेंडेंट वॉज फाउंड टू बी गिल्टी। नेक्स्ट केस अगर हम लोग देखें तो आर वर्सेस सिग्सवर्थ जो है, ये भी एक अच्छा केस है। इसमें क्या हुआ कि एक आदमी ने अपनी माँ का मर्डर कर दिया।
जब उसने मर्डर किया उसने विल नहीं बनाया था। तो जब उसने विल नहीं बनाया था तो फिर वो विल में जो अगर कोई बिना विल के मर गया तो उसके जो नेक्स्ट ऑफ किन है उनको ही स्टेट की सारे वो पास हो जाती है। बट जब यहाँ ये जिसको मिलना था, यानी जो जिसने मर्डर किया था अपनी माँ का, उसको ये प्रॉपर्टी मिल जानी थी, क्योंकि यही ये एक्ट कह रहा था। तो यहाँ अगर ये खो जाए, यानी मर्डरर को ही उसकी सारी प्रॉपर्टी मिल गई उसकी मदर की, स्टेट की, तो फिर व्हाट हैपेंस, यहाँ पे एम्बिग्यूटी आ गई, यहाँ पे एब्सर्डिटी आ गई, विच इज़ नॉट गुड। तो यहाँ पे इस सेक्शन को ऐसे ही अप्लाई नहीं किया गया और यहाँ पे गोल्डन रूल को अप्लाई करके कहा गया कि भाई ये अगर हम लोग अप्लाई कर देते हैं लिटरल रूल के हिसाब से तो फिर ये रिपग्नेंट सिचुएशन हो जाता। So therefore we are not allowing this transferring of the property in the name of the person who has murdered his own son. Next is R versus Allen. ये एक इसको सेकंड मैरिज केस भी कहते हैं। इंटरेस्टिंग केस है और ये बहुत पुराना केस है। इसकी वजह से यहाँ पे बहुत चेंजेस हो चुके हैं। तो अगर हम लोग समझें तो यहाँ पर ऑफेंसेस अगेंस्ट द पर्सन एक्ट जो है 1861 का, उसमें ये कहा गया कि सेक्शन 57 से इसकी बाइगैमी जो है वो एक ऑफेंस है और इसके लिए आपको चार्ज किया जाएगा। बाकी अगर हम दूसरे सिविल केसेस और सिविल एक्ट्स को देखें तो ये कहा गया है कि अगर कोई आदमी या औरत किसी और से शादी कर लेता है, इवन दो उसकी फर्स्ट हस्बैंड या वाइफ जिंदा है या फिर वो उससे मैरिड है और जिंदा है, तो ये सेकेंड मैरिज को जो है ना हम लोग उसको वैलिड मानेंगे ही नहीं। तो अगर इन दोनों केसेस को हम लोग देखें या दोनों एक्ट्स को देखें तो इसमें एम्बिग्यूटी है, क्योंकि अगर किसी को चार्ज कर रहे हो फॉर बाइगैमी और वो बाइगैमी इज नॉट बाइगैमी अंडर द अदर एक्ट, तो फिर क्योंकि वो सेकेंड मैरिज ही नहीं है तो ही हैज नॉट कमिटेड एनी ऑफेंस। दैट इज वाई here the literal rule could not be applied, क्योंकि सिविल लॉ के अगर नज़रिए से देखें तो सेकेंड मैरिज ही नहीं है, तो जब मैरिज ही नहीं है तो उसने कोई ऑफेंस ही नहीं किया बाइगैमी का, एंड देयरफॉर इट वाज said as marry was actually interpreted to be to go through a marriage ceremony, यानी मैरिज को क्योंकि एज अ कंसेप्ट मैरिज माना नहीं गया है, तो तुम अगर मैरिज सेरेमनी किए हो, तुमने 7 फेरे ले लिए अकॉर्डिंग टू इंडियन एक्ट अगर कहा जाए तो 7 फेरे लिए हैं, तो यहाँ पर ये सेरेमनी है और तब तुमको जो पहला एक्ट हम लोग बात कर रहे थे ऑफेंसेस अगेंस्ट द पर्सन्स एक्ट, उसमें तुमको चार्ज किया जाएगा। नेक्स्ट इज एन इंडियन केस जो कि 1988 का केस है, अगेन एन इंटरेस्टिंग केस, यूपी भूदान यज्ञ समिति यूपी वर्सेस ब्रज किशोर एंड अदर्स। ये केस जो है ये इम्पोर्टेंट केस है समझने के लिए, क्योंकि आप कई बार ऐसी तरह के एक्ट्स को देखते हैं जब होता है, तो इसमें जो है ये रेस्पोंडेंट जो था, क्योंकि ये हाई कोर्ट में गया है फिर सुप्रीम कोर्ट में गया है ये, तो जो रेस्पोंडेंट थे उनको उन्होंने ये भूदान यज्ञ समिति जो है उसके अंडर सेक्शन 14 यानी भूदान यज्ञ एक्ट के अंडर सेक्शन 14 में उसको समिति ने लैंड दे दिया इन अ विलेज विच वाज नियर कानपुर। तो उसको बाद में चेक करने पर जो वहाँ पे जो कलेक्टर्स वगैरह हैं उन्होंने जब चेक किया तो उन्हें समझ में आया कि सेक्शन 14 के अंदर में इनको ये ज़मीन मिलनी नहीं चाहिए थी, तो इन्होंने उसको कैंसिल किया और कैंसिल करने के उन्होंने 3 ग्राउंड्स दिए। पहला, as the respondent did not reside in the village where the plot was situated, they had obtained the grant fraudulently and by misrepresenting the facts, क्योंकि excuse me, क्योंकि उन्होंने ये मिसरिप्रेजेंट किया कि वो यहाँ के रेजिडेंट है और उसके बेसिस पर इनको मिला गया है, तो ये फ्रॉड है। दूसरा, उन्होंने कहा कि ये जो है वो लैंडलेस पर्सन के अंदर में एज अ कैटेगरी लैंडलेस पर्सन के अंदर में ये नहीं आते हैं और ये पर्टिकुलर जो सेक्शन है या ये पर्टिकुलर एक्ट है जिसमें इनको प्लॉट दिया जा रहा है इसके अंडर में ये कहा गया है कि जो लैंडलेस पर्सन है उनको दिया जाए, क्योंकि ये रेस्पोंडेंट जो है लैंडलेस नहीं है इसलिए इनको
नहीं दिया जाए। द ग्रांट वॉज नॉट अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ यूपी। तो ये इस 3 कारणों की वजह से कैंसिल किया गया और तब ये लोग वहाँ गए। तो इट इज़ इसको जो बात समझने की है कि भाई जब ये लैंडलेस नहीं है, ये जो है इन्होंने ये यहाँ रिसाइड नहीं करते हैं और इस पर्टिकुलर ग्रांट को यूपी के गवर्नमेंट ने अप्रूव नहीं किया है, तो हाउ कैन यू गिव इट। तो इसको कैंसिल किया गया बाय द कलेक्टर। तो हाई कोर्ट ने उनके फेवर में डिसीजन दे दिया, कहा कि ये लैंडलेस पर्सन हैं और ऑल्दो ये अपने इनकम टैक्स प्रोवाइड कर रहे हैं या इनकम टैक्स दे रहे हैं बिकॉज ऑफ देयर सम प्रॉपर्टी और देयर ट्रेड इन सिटी ऑफ कानपुर, लेकिन ये यहाँ के रेजिडेंट हैं और ये लैंडलेस है, तो इनको ये प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए। तो जब ये बात होती है तो फिर हम लोग सेक्शन की तरफ जाएंगे। व्हाट डज द सेक्शन से? So Section 14 of this Act says, grant of land to landless persons. The committee or such other authority or person as the committee may, with the approval of the state government, specify either generally or in respect of any area, may in the manner prescribed grant lands which have vested in it to the landless persons, and the grantee of the land shall, where the land is situated in any estate which has vested in the state government under and in accordance with the section 4 of the UP Zamindari Land Abolition and Reforms Act 1950, inquire in such land the rights and the liabilities of the Sirdar, and where it is situated in any other area, acquire therein such rights and liabilities and subject to such conditions, restrictions and limitations as may be prescribed, and the same shall have effect any law to the contrary notwithstanding। तो ये जो है वो सेक्शन कहता है। तो इसके अंदर में ये कहा जाए कि ठीक है, अगर लिटरल रूल अप्लाई करे तो उनको दे दिया जाना चाहिए। बट देन इट वेंट टू सुप्रीम कोर्ट फॉर डिसीजन, और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे गोल्डन रूल को अप्लाई किया, क्योंकि यहाँ पे लैंडलेस पर्सन जो है, अगर हम एक्ट की नज़र से समझे तो लैंडलेस पर्सन वह पर्सन होता है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो लैंडलेस पर्सन वो लैंडलेस लेबरर है। वह लेबरर जिसको लैंड तो नहीं है पर दूसरे के लैंड पे वो एग्रीकल्चरल बेसिस का काम करता है, यानी उसके पास ये प्रॉब्लम है कि उसकी अपनी लैंड नहीं है और वो लेबरर की तरह काम करता है दूसरे के लैंड पे, और वो वहीं पे रहता है, यानी वो सुबह उठता होगा, किसी और के लैंड पर जाता होगा, वहाँ काम करता होगा, कुछ कमाता होगा और घर आता होगा। ऐसे लोगों को जो गवर्नमेंट है या जो इस पर्टिकुलर एक्ट है इसके अंदर में कहा गया कि भाई उनको कुछ लैंड दे दिया जाए ताकि वो खुद के लैंड पर काम करें और कमाएं और कुछ अपनी जीविका चलाएं। तो यहाँ पे लैंडलेस पर्सन का मतलब ये नहीं है कि एक पर्सन जो कि बिजनेसमैन है और वो सिटी में रहता है, ऑल्दो उसका कहीं यहाँ पर कभी पुश्तैनी ज़मीन वगैरह रही हो या वो पुश्तैनी हवाले से वहाँ रहता हो, वो बंदा आकर कहे कि मैं लैंडलेस पर्सन हूँ और मुझे ये मैं यहाँ का कभी रेजिडेंट रहा हूँ और मुझे ये आप ज़मीन दे दो इस पर्टिकुलर एक्ट के अंडर में। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर डिसीजन नॉट अप्लाइंग द लिटरल रूल अप्लाइड द गोल्डन रूल, और यहाँ पे उन्होंने ये बहुत सही डिसीजन दे दिया। नेक्स्ट केस अगेन इंपॉर्टेंट केस है, जी नारायण स्वामी वर्सेस जी पन्नरसेल्वम। ये केस जो है ये ग्रेजुएशन केस भी कहलाता है, क्योंकि यहाँ पे जो अपीलेंट है वो ना थ्रू हिज इन हिज पॉलिटिकल करियर वो जो है वो मद्रास लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर बन गया थ्रू इलेक्शन। यहाँ पे मद्रास हाई कोर्ट ने इस पर्टिकुलर जो इसके इलेक्शन के जो रिजल्ट हैं उसको सेट असाइड कर दिया। उन्होंने कहा कि ये जो अपीलेंट है नारायण स्वामी, ये एक्चुअली इन्होंने हाई स्कूल ही सिर्फ पास किया है और ग्रेजुएट ये बने नहीं हैं। तो ये जब रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर इलेक्टोरल ऑफिस को या इलेक्टोरल पर्सन्स को, तो ये इतने तो क्वालिफाइड होने चाहिए कि जो इनकी इसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो फुलफिल हो जाए। और बेसिक क्वालिफिकेशन ये है कि इट नीड्स टू बी ही नीड्स टू बी है ना एज अ ग्रेजुएट, देन ओनली ही विल बिकम द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो यहाँ 2-3 एक्ट्स को देखा गया, समझा गया, कॉन्स्टिट्यूशन को भी देखा गया, समझा गया, और एंड में ये समझ में आया कि ठीक है, सेक्शन 171 जो है वो बोलता है कि उनको मेंबर होना चाहिए
उनको मेंबर होने के लिए उनको एटलीस्ट 3 साल के लिए का ग्रेजुएशन कंपलसरी है, या फिर वो 3 साल के लिए पढ़ा रहे हों ऐसी जगह पे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, या वो कोई भी और तरह के ग्रेजुएट हों, तो जो भी इंडिया में कहीं पे भी होता हो इस तरह के वो ग्रेजुएट हों तो ही वो बन सकते हैं। उसके बाद ये भी कहा गया है कि द रिमाइंडर शुड बी नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ क्लॉज 5। क्लॉज 5 ने इलेक्टोरेट की बात की है और कहा है कि उन्होंने एक्चुअली इलेक्टोरेट को डिफाइन किया ही नहीं है। तो फिर तब यहाँ पर क्या कहने का अर्थ है, यानी जो गवर्नर जिसको नॉमिनेट करेगा या फिर जो वहाँ पर आएंगे उस पोस्ट पर, उनका क्या मतलब होता है। तो इलेक्टोरल इन रिलेशन टू नाउ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट जो है उसके सेक्शन 21A को देखा गया, जहाँ पे इलेक्टोर का डेफिनेशन दिया गया है। तो क्या कहते हैं, इन रिलेशन टू द कंस्टिट्यूएंसी मीन्स अ पर्सन हुज नेम इज एंटर्ड इन द इलेक्टोरल रोल ऑफ दैट कंस्टिट्यूएंसी for the time being in force and who is not subject to any of the disqualification mentioned in section 16 of the representation of peoples act। तो अब क्या है डिस्क्वालिफिकेशन, हम लोग उसको भी समझेंगे कि भाई किसको किसको आप डिस्क्वालीफाई करते हैं जो कि नहीं बन सकते हैं। तो यहाँ पे सेक्शन 16 ने नेगेटिव ये दिया है कि कौन नहीं बन सकता, ये नहीं कहा है कि कौन बन सकता है। तो व्हाट डज इट से कि जो सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है, या जो ऑफ अनसाउंड माइंड है, या फिर जो कम्पिटेंट नहीं है अकॉर्डिंग टू द कोर्ट, ही हैज बीन डिक्लेयर्ड दैट ही इज नॉट कम्पिटेंट, और नहीं तो जिसने जो डिसक्वालीफाइड है वोटिंग करने के लिए भी, या फिर वो करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व है, इस तरह के लोग जो हैं वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं बन सकते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ ये उठता है, तो क्या ग्रेजुएट होना ज़रूरी है तुमको रिप्रेजेंट करने के लिए। तो यहाँ कोर्ट ने इसमें ये डिसीजन गोल्डन रूल के बेसिस पे कहा है कि ये तो कहीं ये नहीं कहा गया है कि तुमको सिर्फ ग्रेजुएट ही होना है, ये कहा गया है कि तुम क्या नहीं हो सकते हो। सो प्लेन एंड ऑर्डिनरी मीनिंग ऑफ द टर्म इलेक्टोरेट इज कन्फाइंड टू द बॉडी ऑफ पर्सन्स हु इलेक्ट। ठीक है, और ये कभी नहीं कहा गया कि इलेक्ट करने के लिए तुमको अपने में से ही इलेक्ट करके बनाना है, यानी कोई भी और इलेक्ट करके तुमको इलेक्टोरेट का मेंबर बना सकता है। व्हाट डज कॉन्स्टिट्यूशन से, could not by itself impose a limit upon the field of choice of members of the electorate by requiring that the person to be chosen must also be member of the electorate। यानी इन्होंने कहीं पे ये स्पेसिफाई नहीं कर दिया, उन्होंने कोई एक कन्फाइनमेंट नहीं बनाया, एक बॉक्स नहीं बनाया, एक रूम नहीं बना दिया कि भाई इन्हीं में से आप चूज करोगे। तो जब उन्होंने कोई बॉक्स नहीं बनाया है, दे हैव abstained from actually giving a particular limit to someone who can be elected। तो यहाँ पर ग्रेजुएट ही सिर्फ होंगे ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, यानी ये कहा गया है कि कौन कौन नहीं हो सकते हैं, पर ये कभी नहीं कहा गया है कि यही हो सकते। तो जब उसको पैनल को ओपन रखा गया है, वहाँ पे कोई कन्फाइनमेंट नहीं है, तो हाउ कैन यू कन्फाइन दैट सम पर्सन हु इज़ अ ग्रेजुएट विल ओनली बी इलेक्टेड। सो यहाँ पे उन्होंने मद्रास हाई कोर्ट के डिसीजन को, जजमेंट को सेट असाइड किया और अलाउ किया अपील बाय जी नारायण स्वामी। नेक्स्ट केस इज नॉक्स वर्सेस डॉनकेस्टर। इसमें ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड केस है, तो मैं इसको थोड़ा धीरे आपको समझाती हूँ, और इसको समझने के लिए अगर आपको दिक्कत आती भी है तो यू कैन ऑलवेज आस्क मी अगेन, पुट इट इन द कमेंट बॉक्स, और मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगी कभी और। पर समझने के लिए बहुत इजीली मैं इसको थोड़े सिंपल टर्म्स में आपको समझाती हूँ कि एक आदमी किसी कंपनी में काम करता है तो उसका एक कॉन्ट्रैक्ट रहता है, वो कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत उसको कुछ फैसिलिटीज़ मिली रहती है, उसको कुछ लाइबिलिटीज़ रहती है, उसको कुछ उसके ऊपर वर्क करने के लिए डिसीजंस रहते हैं, सारी चीज़ें उस कॉन्ट्रैक्ट में दी रहती हैं। जब कभी कंपनी सपोज कीजिए किसी कारण से वाइंडिंग अप नहीं हुई हो और किसी और डिसीजन की वजह से किसी और कंपनी में अमलगमेट हो रही हो या एक्वायर हो रही हो, उन सब सिचुएशन में जितने भी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज होती हैं एक कंपनी की, वो दूसरी कंपनी जो उसको एक्वायर कर रही है, जिसके साथ अमलगमेट कर रही है, उसको वो ट्रांसफ़र करते हैं। तो यहाँ पे सवाल ये उठता है कि जो कंपनी में काम कर रहा है एम्प्लॉय, क्या उसका कॉन्ट्रैक्ट भी ट्रांसफ़र होता है।
तो यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है ऑल्दो, पर इसके लिए अगर आप वाइंडिंग अप को बात को करते हैं तो उसमें बहुत सारे डिसीजंस प्रॉपरली लिए जाते हैं। पर कई बार जब कोर्ट ने डिसाइड किया है कि इनका अमलगमेट किया जाए या बाकी सबको अब ख़त्म कर दिया जाए और सिर्फ यही एक कंपनी रहेगी जो बाकी को नहीं देखेगी, जैसे आप रिसेंटली बहुत सारे इंपॉर्टेंट केसेस हुए हैं, जो गोवा माइनिंग केस है, इसमें भी आपको पता होगा कि सिर्फ 17 कंपनीज वर एक्चुअली टोल्ड दैट दे आर लेजिट कंपनीज, और बाकी सब कंपनीज को कहा गया कि जो इलीगल माइनिंग कर रहे हैं वो कंपनीज उनको क्वैश किया जाए या उनको इसके साथ मर्ज कर दिया जाए। तो जब ऐसे डिसीजंस होते हैं तो क्वेश्चन ये उठता है कि जो वहाँ काम कर रहा है एम्प्लॉय, क्या उसका कॉन्ट्रैक्ट भी ट्रांसफ़र हो रहा है। तो यहाँ यही हुआ नोक्स के साथ में, वो वहाँ काम कर रहा था, उसका कॉन्ट्रैक्ट था और ही वॉज इन द सेम थॉट कि ये आफ्टर अमलगमेशन विच वॉज एक्चुअली डिसाइडेड बाय चांसलर डिवीजन ऑफ हिज मैजेस्टीज हाई कोर्ट कि इसको आप अब बाकी सबको हटा के जितने भी राइट्स, पावर्स, लाइबिलिटीज़ और ड्यूटीज़ हैं वो सारी इस पर्टिकुलर कंपनी को ट्रांसफ़र कर दी जाए, विच इज़ हिकल्टन मेन कोयलरी कंपनी। तो यहाँ पर ये कंपनी जिसमें ये काम कर रहा था नोक्स, इसको भी इसकी भी सारी चीज़ें ट्रांसफ़र हो गई टू द डॉनकास्टर अमलगमेटेड कोयलरीज। तो यहाँ ये क्वेश्चन ये उठ रहा था कि क्या वो भी ट्रांसफ़र होता है। तो क्योंकि वो कुछ दिन की छुट्टी ले लिया है एंड व्हेन ही केम बैक तो ही सेड अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट मुझे सारी चीज़ें एज अ फैसिलिटी, मुझे मेरे जो टर्म्स है उसमें मुझे वो पैसे मिलने चाहिए। तो यहाँ ये क्वेश्चन उठता है वेदर अंडर सेक्शन 154 ट्रांसफर बीइंग डन अंडर दिस इंक्लूड्स ट्रांसफर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सर्विस अंडर ट्रांसफर ऑफ ऑल प्रॉपर्टी, राइट्स, पावर्स, लाइबिलिटीज एंड ड्यूटीज। तो यहाँ ये क्वेश्चन को एनालाइज किया गया और यहाँ पे गोल्डन रूल अप्लाई करके कोर्ट ने कहा कि ये ना राइट्स है, ना ड्यूटीज है, ना पावर्स है, ना लाइबिलिटीज हैं, इस ना ये प्रॉपर्टी है, इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट जो है मेरे और तुम्हारे बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सिर्फ मेरे और तुम्हारे बीच में है। इट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड अलॉन्ग विथ अदर थिंग्स विच आर बीइंग ट्रांसफर्ड टू अनदर कंपनी। सो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस बहुत सिंपल तरह से अगर हम समझें तो गोल्डन रूल जो है, जब कभी कभी लिटरल रूल एब्सर्ड डिसीजन देने लगता है तो उस वक्त जब देने लगता है, जैसे फॉर एग्जांपल दैट मदर हु लॉस्ट हर लाइफ बिकॉज ऑफ सन मर्डरिंग हर, और उसके बेटा अगर उसके प्रॉपर्टी को वो इंजॉय करे तो वो एक इनजस्टिस हो जाएगा टू द डिसीज्ड। तो यहाँ पर उस तरह के इनजस्टिस को प्रिवेंट करता है गोल्डन रूल। बट अगेन यहाँ पर अगर डिसएडवांटेज को कहें तो एब्सर्डिटी जो है वो कई बार कई डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं अलग अलग जजेस के लिए, यानी कि ये जज पर डिपेंड करने लगता है। जैसे मान लो अगर वो कॉन्ट्रैक्ट में था वो कंपनी के, तो अगर ट्रांसफ़र की बात करें तो भाई उसका जॉब है, अगर एक जॉब के ओनर के पर्पस से बात करें, जॉब एज एन एम्प्लॉई, तो उसके भी कंडीशंस को देखना चाहिए। सो इट माइट बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट जजेस। द रूल कैन पुट इनटू प्रैक्टिस व्हाट पार्लियामेंट इंटेंडेड, क्योंकि पार्लियामेंट जो है वो जब कोई एक्ट बनाता है तो जनरली वो डिस्कशन करते हैं, तो उस वक्त हमें समझ में आता है कि क्या इंटेंट करना चाह रहा था पार्लियामेंट, तो वो अप्लाई हो रहा है या ये नहीं हो रहा है। यहाँ पे डिसएडवांटेज अगेन यही बात हो जाती है कि जो जज है उसको बहुत ज़्यादा डिसीजंस लेने के पावर मिल जाते हैं जो कि एक्ट से परे हो जाता है। गोल्डन रूल प्रोवाइड्स अ चेक ऑन द स्ट्रिक्टनेस ऑफ द लिटरल रूल, और ये एक जब कभी लिटरल रूल स्ट्रिक्ट हो जाता है तो हो सकता है वहाँ पे एब्सर्डिटी आ जाए, तो वहाँ पे गोल्डन रूल कम्स इनटू पिक्चर। बट अगेन ये प्रोफेसर जैंडर ने जो एक इसकी क्रिटिसिज्म की है कि अनप्रेडिक्टेबल सेफ वाल्व है, सेफ्टी वाल्व है, तो ये वाल्व तो है, ये सेफ्टी तो देता है, पर अगेन इट इज़ अनप्रेडिक्टेबल, कब ये खुल जाएगा, कब ये बंद हो जाएगा, तो कब आप यू विल फॉल टू योर डेथ और समटाइम्स यू माइट बी सेव्ड। तो ये अनप्रेडिक्टेबल है और इसकी अनप्रेडिक्टेबिलिटी इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। वेयर वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट डिसएडवांटेज अगेन बिकॉज ऑफ द अनप्रेडिक्टेबिलिटी, बिकॉज इट इज सब्जेक्टिव इन नेचर। बट अगर इसके एडवांटेज को अगेन हम देखें तो इट रिस्पेक्ट्स द पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी, क्योंकि पार्लियामेंट ने जो डिसाइड किया है वो इंटेंट करके हम यहाँ पे डिसीजन लेते हैं।
तो यहाँ पर हम गोल्डन रूल को ख़त्म करते हैं, और आई प्रिज्यूम कि आपको अभी तक काफ़ी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। इसके अलावा कुछ और ऐड करना चाहते हो, कोई नया केस तुमने पढ़ा है, कुछ समझा है जहाँ पे गोल्डन रूल अप्लाई करके इंटरप्रेट किया गया हो, प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, सो दैट ये बाकी स्टूडेंट्स को भी हेल्प करे और हम भी कुछ एक्स्ट्रा तुम्हारे साथ में जान पाएंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम।